नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं विशेषज्ञों से। आज हम आपको मानहानि से जुड़ी जानकारी देंगे और साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जब भी किसी शख्स के मान सम्मान को आरोप लगाकर या सरेआम उसका अपमान कर ठेस पहुंचाई जाती है तो ऐसे मामलों में मानहानि का मामला बन सकता है। शर्त यह है कि ऐसी घटना सार्वजनिक तौर पर हुई हो। जब भी कोई शख्स ऐसी टिप्पणी करे जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे तो ये टिप्पणी मानहानि के दायरे में आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि टिप्पणी या तो मौखिक हो या फिर लिखित हो। अगर मौखिक तौर पर किसी के खिलाफ टिप्पणी हुई है तो ये टिप्पणी किसी के सामने होनी चाहिए, लेकिन किसी शख्स के खिलाफ ऐसी टिप्पणी किसी अखबार के जरिए प्रकाशित की जाती है या फिर मीडिया के दूसरे माध्यम से उसे सार्वजनिक किया जाता है तो उस सूरत में भी वह मानहानि का मामला बन सकता है। आपराधिक मानहानि का मामला आईपीसी की धारा 599 और 499 और 500 के तहत दर्ज किया जाता है। शिकायती के सबूत और बयान से अगर अदालत संतुष्ट हो जाए तो वह आरोपी के खिलाफ मानहानि के मामले में समन जारी करता है और फिर केस चलता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। मानहानि से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी आपको मानहानि से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका मानहानि से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं और हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जो कि है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि मानहानि की कानूनी परिभाषा क्या है? धारा 499 और 500 क्या है? देखिए जायरा, जैसे आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन पर बताया कि मानहानि जो आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंदर उसको परिभाषित किया गया है, लेकिन जायरा अगर इसको कानून की भाषा में ना करके सामान्य तौर पर मानहानि को समझा जाए तो जब एक व्यक्ति की जो मान है, जब उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी गुडविल है, जब उसकी किसी भी तरह से हानि होती है तो वो मानहानि केस बनता है। जैसे आपने खुद भी बताया कि मानहानि का जो केस होता है वो जब वो मानहानि होती है तो एक तो उसको सार्वजनिक होना बहुत जरूरी है, यानी वो पब्लिक डोमेन में आना उसका बहुत जरूरी है। लोगों को पता लगे कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसके खिलाफ जो है मानहानि की गई। दूसरी बात, जो मानहानि है उस मानहानि को अगर हम नापते हैं तो जरूरी नहीं है अपराधी को, वो दीवानी भी हो सकती है। यानी कि अगर आपको लगता है कि मानहानि जो की गई है उस मानहानि के अंदर आपको कंपनसेशन लेना है तो आप सिविल दावा भी डाल सकते हैं। जरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत तेजी से जो है पनप रहा है, तब से जो मानहानि के जो मामले हैं, जो मानहानि के जो इश्यूज हैं, एक दूसरे से कहने की बात है। अब से करीब आप देखें 10-15 साल पहले जब केवल अखबार चला करता था तब इतने मानहानि के दावे नहीं आया करते थे। क्योंकि सोशल मीडिया हो गया, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कोई शब्द बोल देता है, कोई टिप्पणी कर देता है, तो अब वो मानहानि के दावे पहले की अपेक्षा कोर्टों के अंदर उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संविधान आपको ये अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है कि आप बोल सकते हैं जो आपको मन चाहे। वहीं उसके ऊपर उसके साथ साथ संविधान आप पे एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, एक अवरोध भी लगाता है कि आपको बोलते समय ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी मान की हानि तो नहीं कर रहे। और वो दोनों तरह से, अगर मान लीजिए कोई किसी की मान की हानि करता है तो दोनों तरीके से उसको एक व्यक्ति चाहे तो चला सकता है। वो दीवानी मामले को भी चला सकता है, उस दीवानी मामले को कम टॉप बोलते हैं, उस दीवानी मामले में वो एक मुआवजा भी मांग सकता है कि मुझे इतना मुआवजा चाहिए। इसके साथ साथ जो 499 500 की जो धारा है आईपीसी की, उसके अंदर भी कंप्लेंट से दर्ज हो सकती है। हालांकि आपको जानना जरूरी है कि जो कंप्लेंट डेफेमेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कंपलसरी ये आप ऐसा नहीं कि आप पुलिस के पास जाएं और पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज कर लेगी। इसके अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास जो है कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सारे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि हाँ आपकी मानहानि हुई है, वो सारे सबूत कोर्ट को दिखाने। जी जी, तो मानहानि का केस आखिर कब किया जाता है? मानहानि के लिए क्या कानूनी नोटिस की प्रक्रिया भी होती है? बिल्कुल ज्यादा जरूरी है। देखिए आज के समय में एक व्यक्ति की जो गुडविल है
वो भी अपने आप में संपत्ति है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा एक्टर है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, तो अगर उसके खिलाफ कोई दुष्प्रचार किया जा रहा है या कि कोई बहुत अच्छा मान लीजिए नेता भी है और उसके खिलाफ ऐसी बातों का दुष्प्रचार किया जा रहा है जो कि असत्य है, जो कि झूठी है और कहीं ना कहीं उसकी मान की हानि करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मानहानि केस बनता है। और वो जरूरी है कि जब कोई व्यक्ति मानहानि करता है तो सबसे पहले जो जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वो उस व्यक्ति जिसने करी है, चाहे वो उसमें वो करने वाला व्यक्ति है, उससे संबंधित उसको प्रचारित करने वाले या प्रसारित करने वाले जो अखबार है या न्यूज चैनल है या मान लीजिए उसके अंदर सोशल मीडिया है, उन सबको पार्टी बनाया जाता है। जी जी। तो कई बार हम देखते हैं कि झूठा केस भी कर दिया जाता है, और तो ऐसे में झूठा केस करने पर क्या करना चाहिए? देखिए, झूठा केस अगर हम कानून की भाषा में बात करते हैं तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की हम बात कि कोई किसी भी तरीके से किसको परेशान करने के लिए कोई झूठा केस करता है। लेकिन जैसे कानून की बात है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात कहने का। अगर कोई मानहानि केस भी करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कोर्ट में वो जाएगा। कोर्ट में जब केस फाइल करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब कोर्ट में जाएगा तो जज जो है, जो रिक्वायर्ड एविडेंस है, जो रिक्वायर्ड सबूत है, उन सबूतों को देखने के बाद ही सम्मन करता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आपने केस फाइल कर दिया तो एक व्यक्ति के खिलाफ सम्मन हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए सम्मन हो गए और बाद में आपने साबित कर दिया कि जो सबूत लगाए गए थे ये सारे के सारे सबूत जो हैं ये मिथ्या थे, झूठ थे, मैनिपुलेटिव थे, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का यानी कि एक झूठा केस दर्ज करने का केस डाल सकते हैं। तो वो व्यक्ति जिसने झूठा केस डाला उसके ऊपर भी जो है आप मानहानि से अपना दावा कर सकते हैं और केस कर सकते हैं। जी जी। तो जो मानहानि का केस होता है, धाराएं कौन कौन सी इसमें लगाई जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया मानहानि के दो स्थिति में हो सकता है। आप सिविल भी कर सकते हैं जिसके अंदर आप मुआवजा मांग सकते हैं, और इसके अलावा क्रिमिनल में जैसे आपने तो इंट्रोडक्शन में बताया कि 499, 500 के अंदर जो ये दोनों प्रोविजन है जिसके अंदर क्रिमिनल जो डिफेमेशन है उसका केस हो सकता है। उसके अंदर अगर ये साबित होता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर असत्य बातों को फैलाया है किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ, जरूरी नहीं है तो व्यक्ति हो, कोई संस्था के खिलाफ फैलाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सजा का प्रोविजन दिया, उसके साथ साथ एक फाइन का प्रोविजन भी है, तो उसको फाइन भी किया जाएगा और सजा भी दी जाएगी। और इसके अलावा साथ साथ ही एक व्यक्ति संस्था का ये अधिकार है कि उस केस के साथ साथ वो सिविल जो डिफेमेशन केस है वो भी चला सकते हैं, उसके अंदर से मुआवजा भी मांग सकते हैं। जी जी। तो मानहानि के तहत जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल में आते हैं या सिविल केसेस में आते हैं? कौन से केसेस ये माने जाते हैं? आपको बताया ना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मानहानि है और वो चाहता है कि उस व्यक्ति को सजा मिले, तो ये जो उसकी सोच है आप कहते हैं इसके लिए क्रिमिनल जो केस है वो क्रिमिनल कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट है, और मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा और कंप्लेंट केस फाइल करेगा। उस स्थिति में करने वाले व्यक्ति को सजा मिलेगी। लेकिन वो व्यक्ति जिसके खिलाफ मानहानि हुई है वो चाहता है कि इसके साथ साथ आर्थिक रूप से उस व्यक्ति को दंड दिया जाए, या उसकी मानहानि करने से मान लीजिए कोई राइटर है, किसी राइटर के खिलाफ आपने कोई शब्द बोल दिए, उससे उसकी जो रॉयल्टी है, उसकी जो बुक बिकना कम हो जाती है, या उसको और वो साबित करता है कि इससे मेरा इतना आर्थिक नुकसान हुआ है, तो उसका मुआवजा भी जो है वो मांग सकते हैं। हम दोनों धाराओं में, सिविल प्रोविजन के अंदर भी और क्रिमिनल प्रोविजन में, दोनों में केस चला सकते हैं। जी जी। तो कभी कभी लाखों और करोड़ों में भी मुआवजा मांगा जाता है, तो मानहानि में ये कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे तय किया जाए कि कितना मुआवजा दिया जाए? ऐसे में जाहिर सबसे चर्चित केस जैसे आपको पता होगा कि हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी के खिलाफ जो है वो केस किया गया था, जेटली जी ने केस किया था। जी जी। वो केस करोड़ों केस था। तो ऐसी निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति जो है उसका वो अपनी वो किस स्ट्रक्चर का है, उसका लेवल क्या है, उसका राजनीतिक लेवल या आर्थिक लेवल क्या है, जिस हिसाब से अपने आप को प्रोड्यूस करता है उस हिसाब से वो साबित कर सकता है कि हाँ भाई मेरा जो समाज के अंदर जो आर्थिक स्थिति ऐसी है और मेरे इतना नुकसान हुआ है। तो अपने नुकसान को साबित करने के लिए, अपने लेवल को साबित करने के लिए, और इसके अलावा कोर्ट भी निर्धारित करता है इन सारी स्थिति के अंदर यहाँ अगर आपने मानहानि इतनी मांगी है तो कितनी युक्त होनी चाहिए। जी जी। तो मानहानि पर आरोप सिद्ध करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, जो मानहानि केस है, जो हम प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति उस केस को फाइल कर रहे हैं, सपोज चीजें मैंने किसी ए के खिलाफ केस फाइल किया और मैं कहता हूँ कि ए ने किसी व्यक्ति ने
मेरे खिलाफ दुष्प्रचार जो है सोशल मीडिया पे किया है, फेसबुक पे किया है, तो मेरी, या ट्विटर पे किया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो जो स्क्रीन शॉट्स हैं फेसबुक के, सोशल मीडिया के या व्हाट्सएप ग्रुप के, कि मैं वो स्क्रीन शॉट जो है वो मैं जो कोर्ट के अंदर लगाऊं और फिर उनसे साबित करूं कि देखिए ये स्क्रीन शॉट्स हैं और इनके द्वारा, या मान लीजिए अखबार के जो दुष्प्रचार किया है तो अखबार की कॉपी जो है वो मुझे लगानी पड़ेगी, मुझे साबित करना पड़ेगा कि इस अखबार की ये प्रतिलिपि है और इस तरह से मेरी मानहानि हुई और ये इस व्यक्ति ने किया, और कोर्ट में डिसाइड करेगा कि वाकई किसी व्यक्ति की मानहानि हुई है नहीं हुई है, या कोई व्यक्ति अपने आप में मान के चल रहा है कि मेरी मानहानि हुई है। अगर मान लीजिए जैसे अखबार के जो पत्रकार हैं, आप लोग पत्रकार हो, आप किसी सत्य बात को बताते हो, उससे अगर किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचती है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरी जो गुप्त बातें लोगों के सामने हुई, तो वो मानहानि नहीं है। किसी को सत्य बताना चाहे कितना कड़वा क्यों ना हो, सत्य बताना, किसी को सजा हुई है और अगर उस सजा को आप कोर्ट में, उसमें अखबार में छापते हैं, अपने चैनल पे चलाते हैं, तो जो फैक्ट है, जो सत्य है सत्य है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि अगर कोर्ट ये देखता है कि मानहानि वाकई दुष्क्रम से या बैड इंटेंशन से तो नहीं की गई, अगर कोई आपने सत्य क्रम कर दे तो उसमें मानहानि नहीं है। हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी बने हुए हैं लगातार। ऋषिपाल जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिमिनल डिफेमेशन एक समझौतावादी अपराध का मामला है, इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए, आईपीसी में और हमारे क्रिमिनल कानून के अंदर बहुत सारे जो अपराध हैं या अधिकांश अपराध है, दो हिस्सों में बांटा है। एक कंपाउंडेबल, एक नॉन कंपाउंडेबल, यानी एक जिससे आप समझौता कर सकते हैं और एक जिससे आप समझौता नहीं कर सकते। तो जो मानहानि का जो अपराध है वो समझौते वाला है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर एक व्यक्ति जिसने मानहानि की है और जिसकी हुई है, अगर आपस में लोग समझौता कर लेते हैं, एक व्यक्ति माफी मांग लेता है या एक व्यक्ति अनकंडीशनल पॉलिसी कर लेता है, या मान लीजिए अमुक अमाउंट दे देता है कि ठीक है कि मैं आपको रकम देता हूँ, उसके बदले में आप अपने केस को खत्म कर लीजिए, तो ऐसी स्थिति में क्रिमिनल डिफेमेशन केस और सिविल डिफेमेशन केस, दोनों केस को, सिविल वाले को आप विथड्रॉ कर सकते हैं, क्रिमिनल वाले को आप कंपाउंड कर सकते हैं, और जहां तक आपका ट्रायल चला है वहां पर आपका ट्रायल बंद हो सकता है और आपका केस खत्म हो सकता है, और दोनों पार्टी जो है ऐसी स्थिति में विन-विन स्थिति में होता है। लेकिन कंडीशन कई बार कोर्ट कंडीशन लगा देता है व्यक्ति पर, जिससे मानहानि की है, तो दोबारा भविष्य में आप ऐसा काम नहीं करें। जी जी, स्टिंग ऑपरेशन पर क्या मानहानि का दावा किया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये स्टिंग ऑपरेशन है, जब से इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आई है तब से स्टिंग ऑपरेशन जो है बहुत बार हम देखते हैं, बहुत बार करते हैं, और इसके ऊपर नंबर ऑफ जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट में मिला था किसी का स्टिंग ऑपरेशन होता है। ऋषिपाल जी, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुमित, अपना सवाल पूछ सकते हैं। डीडीए की आरडब्ल्यू की सोसाइटी है, क्या हम एक ही सोसाइटी में दो आरडब्ल्यू बना सकते हैं? हमारे आज के मुद्दे से जुड़ा है तो ये सवाल नहीं है ऋषिपाल जी, फिर भी जवाब दे सकते हैं आप। एक आरडब्ल्यू के अंदर एक जगह पर आप 2, 4, 10 जितने भी एसोसिएशन जो है वो बना सकते हैं। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी आरडब्ल्यू के अंदर आप एक ही सोसाइटी बनाएंगे। सोसाइटी एक एसोसिएशन होती है, जो एसोसिएशन कुछ लोगों से मिलकर बनती है, जिसके अंदर अगर मान लो स्टेट लेवल बनाते हैं तो उसके अंदर कम से कम 5 से 8 लोग होने चाहिए। तो अगर 5 से 8 लोग हैं तो आप एक एसोसिएशन बना सकते हैं। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक जगह की एक ही एसोसिएशन बन सकती है 2 या 3 या 4 लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये हेल्प करेगी बहुत सर। चलिए ठीक है सुमित जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। ऋषिपाल जी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। देखिए, मैं जैसे बताया था कि ये बहुत सारी केसेस कंपाउंडेबल होते हैं, क्योंकि इनका नेचर जो है कम्प्लीटली क्रिमिनल नहीं होता। थोड़े समय के बाद अगर व्यक्ति को महसूस होता है कि जो उसने किया है वो सही नहीं था, तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टी मिलकर समझौता कर लेती है और दोनों समझौता करने के बाद जो है केस खत्म हो सकता है। जी जी, ऋषिपाल जी, कहा जाता है कि मानहानि का मामला अदालत में साबित करना आसान काम नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों होता है? जी जी, दोबारा बताएं एक बार प्लीज। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मानहानि के जो मामले होते हैं वो अदालत में साबित करना आसान नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसे क्यों माना गया है? देखिए, एक तो जो मानहानि के मसले होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको पब्लिक होना जरूरी है, लोगों के सामने आना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपका चैनल ही है, अगर आपके चैनल पे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहना चाहता है तो चैनल खुद अपनी जिम्मेदारी लेता है, चैनल खुद ये कोशिश करता है तो कोई ऐसी बात
चैनल के द्वारा प्रसारित ना हो जो किसी के लिए मानहानि बन सके, ऐसी अखबार की स्थिति है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जब तक वो कंप्लीटली फॉल्स एविडेंस नहीं बताता तब तक मानहानि साबित नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा है या वो विचार जो है किसी न किसी संबंधित है, किसी कोर्ट के फैसले संबंधित है, तो उसकी राय है, तो वो राय को इसलिए इसको साबित करना अपने आप में मानहानि का जो केस होता है, तो सिविल केस होते हैं, ये भी साबित करना होता है कि आपकी मानहानि कितनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हमने कोर्टों में देखा है पिछले बहुत सालों से अधिकांश मैटर जो है इसलिए सेटल हो जाते हैं। एक तो आप ज्यादा जानते हैं हमारे यहाँ के कोर्ट केस होते हैं वो यूएस की तरह या अमेरिका की तरह बहुत लंबे नहीं चलते, शॉर्ट में चलते हैं, और मतलब बहुत शॉर्ट में नहीं लंबे चलते हैं। तो इसकी वजह से पार्टी की जो है कोशिश करती है मैटर जो है सेटल हो। जी जी, तो मानहानि केस में जमानत का क्या कुछ प्रावधान होता है? देखिए, मानहानि केस कैसे लोगों को होता है, ये बेलेबल ऑफेंस है। यानी जब आपको सम्मन होंगे तो सम्मन होने के बाद आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आप एक सिंपल एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको बेल मिल जाएगी, क्योंकि प्रोविजन ही बेलेबल है। ऐसा नहीं कि उसको बेल को मिलने में आपको बहुत परेशानी होगी या बहुत समस्या होगी। तो बेलेबल ऑफेंसेस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेल समस्या कुछ नहीं आएगी। आप जाके जो है 20,000, 30,000, 50,000 अधिकांश डिपेंड करता है कि जिसकी आपने मानहानि की है उसका स्तर क्या है, उस हिसाब से जो है वो आपको बिल देता है। जी जी, तो अगर किसी के ऊपर मानहानि के मामले चल रहे हैं तो उससे बचने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है? देखिए, मानहानि के अगर मामले चल रहे हैं तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी ही बातों को प्रचारित करे जो कि सत्य हो। दूसरी बात, अगर उसको लगता है मानहानि किसने कर दिए हैं और वो उन फैक्ट या उन तथ्यों पर आधारित है जो तथ्य उसने कहीं और से उसके पास आए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसको लगता है कि तथ्य उसके पास आए हैं और वो तथ्य बाद में वो जांच करने के बाद उसको पता लगता है ये तथ्य गलत है, तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि वो पार्टी से मिलकर समझौते की बात करे, जिससे कि वो समझौता हो सके, पार्टी और केस मिल सके। दूसरा, अगर उसको लगता है कि अगर उसने जो बात प्रचारित की है, जो बात लगाई है, ये पूर्ण सच है, तो उसको अपनी बात पर एक समझिए समाज के लिए अपनी बात पर टिके रहना चाहिए। और वो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या जिस व्यक्ति के बारे में उसे कहा है और लगता है कि समाज को उसकी जानकारी होनी चाहिए, उस बारे में उसको जरूर बताना चाहिए। चलिए ठीक है ऋषिपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को मानहानि से जुड़ी हुई, और हमें उम्मीद है कि उन्हें जरूर इस जानकारी से फायदा पहुंचेगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।